नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने विकलांग अस्थायी शिक्षकों के ट्रांसफर को रोकने के लिए वीसी को लिखा पत्र। 2033 तक विकलांग लोग और ट्रांसजेंडर्स के लिए कैसे बदलेगी दुनिया। समावेशी अदालती कार्रवाई के लिए विकलांग वकीलों के लिए उचित आवास सुनिश्चित करना है जरूरी। सुनेंगे कुछ जॉब अलर्ट्स। बड़ी बड़ी भारतीय कंपनियों में विकलांग लोगों की संख्या है बहुत ही कम। स्किल आर्बिट्रेज देता है 200 विकलांग व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति। ओडिशा में विशेष स्कूलों के लिए जल्द ही 5T परिवर्तन योजना। प्रोफेसर का हाथ काटने वाले 3 PFI कार्यकर्ताओं को उम्र कैद, जानेंगे पूरा मामला। सुष्मिता सेन की ताली पर बज रही हैं जमकर तालियां। विकलांगता के मामले पर विधानसभा को गुमराह करने के लिए मंत्रियों की आलोचना। इंदौर में पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर दिव्यांग युवक ने की आत्महत्या। मुरैना में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर कर रहे थे सरकारी नौकरी, छोटी से चूक से हो गया भेद का खुलासा। हाथ में तिरंगा लेकर थिरके दिव्यांग बच्चे। दिव्यांगों को घर बैठे मिलेगा रेलवे का रियायती प्रमाण पत्र। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices
has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों नमस्कार, आ चुका है शुक्रवार और हम फिर से एक बार हाजिर हैं आपके लिए आपका फेवरेट न्यूज और अपडेट प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के साथ। दोस्तों बिना कोई समय गवाए करते हैं शुरुआत आज के डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की। प्रोग्राम में आज की हमारी पहली खबर आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर दिल्ली के शिक्षकों ने अस्थायी शिक्षकों के विस्थापन माने ट्रांसफर को रोकने के लिए वाइस चांसलर को पत्र लिखा है। विकलांग और अस्थायी शिक्षकों को लगातार 120 दिनों तक काम पर रखा जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी DU के कई शिक्षकों ने अपने कुलपति योगेश सिंह से विकलांग, तदर्थ और अस्थायी शिक्षकों की विस्थापन को माने ट्रांसफर को रोकने की अपील की है। दोस्तों कुल 34 शिक्षकों ने इस कदम को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और सरकार के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। DU के संबंध में विभिन्न कॉलेजों के 34 शिक्षकों ने VC को लिखे पत्र में ये मुद्दा उठाया है। इस कदम को निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए शिक्षकों ने कहा है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में निहित उचित समायोजन, समावेशिता और विविधता के सिद्धांतों को कमजोर कर रहा है। पत्र में ये भी कहा गया है कि ये कदम केंद्रीय सरकार के लंबे समय से चली आ रही स्थिति के विपरीत होगा कि विकलांगता वाले कर्मचारी छटनी या स्थानांतरण की स्थिति में अंतिम हो। पत्र में कहा गया है कि विकलांग और अस्थायी शिक्षक समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक होते हैं। उनका ट्रांसफर उनके लिए एक त्रासदीपूर्ण अनुभव होता है। ये रोजगार पाने की उनकी संभावनाओं को गंभीर रूप से सीमित कर देता है। जिन शिक्षकों ने कॉलेजेस में वर्षों तक सेवा की है, वे अब नौकरी खोने के डर के कारण डिप्रेशन माने अवसाद और अत्यधिक चिंता का सामना कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के अस्थायी और विकलांग शिक्षक कैडर में समायोजित करने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल DU में ऐसे 4000 से भी ज्यादा शिक्षक थे। इन शिक्षकों को कुल शिक्षण स्टाफ का लगभग 40% मिलाकर 120 दिनों के लिए नियुक्त किया जाता है। दोस्तों आइए अब प्रोग्राम में एक खबर सुनते हैं जिसके तहत हम कल्पना करेंगे कि 2033 तक ये दुनिया विकलांगजन और ट्रांसजेंडर्स के लिए किस तरह से बदलेगी। लेकिन इससे पहले आपको ये याद करना होगा कि पिछले 10 साल विकलांगजन और ट्रांसजेंडर्स के लिए कैसे रहे। इसके लिए आपको जाना होगा वापस 2013 में। 11 दिसंबर 2013 वो तारीख थी जब लिंग योनि संभोग के अलावा सभी प्रकार के यौन व्यवहार अपराधीकृत माने गए थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2009 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को रद्द कर दिया गया था। दोस्तों एक तरह से देश में LGBTQIA+ समुदायों के लिए ये एक दुखद दिन था। कई कतारबद्ध कार्यकर्ताओं को पत्रकारों के फोन्स भी आए। जो लोग 2009 के बाद इस दायरे से बाहर आ गए थे, उनमें से कई लोग असमंजस में थे। घड़ी की सुइयां पीछे घूम गई थी और महीनों तक निराशा और चिंता की व्यापक भावना बनी रही। लगभग इसी दौरान दिव्यांग जनों के लिए भी रोजमर्रा की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। दिव्यांग जनों का मजाक उड़ाया जाना, उन्हें एक्सेसिबिलिटी या पहुंच से इनकार कर देना और दिव्यांग जनों को नौकरी का सम्मान से जीने का अवसर प्रदान करना जैसी चीजें तब बहुत हद तक मुश्किल थी। ऐसे समय में कोई भविष्य में किस परिवर्तन की आशा कर सकता है। 2033 तक समलैंगिक विवाहों को पूरी तरह से कानूनी मान्यता दी जाए। इसकी वजह से
विचित्र या खराब हो चुके रिश्तों में स्थिरता आ सकती है। वर्तमान समय में हम अक्सर विचित्र जोड़ों के टूटने और पार्टनर्स बदलने को देखते हैं। अस्थिर संबंधों के मानसिक स्वास्थ्य परिणाम अपूरणीय हो सकते हैं, लेकिन ऐसे रिश्तों में कानूनी मंजूरी और सामाजिक स्वीकृति से काफी सुधारणा हो सकती है। वहीं दूसरी ओर विकलांग बच्चे आज भी सामना करते हैं शत्रुता और भेदभाव जैसी चुनौतियों का, लेकिन कड़े कानून और सामाजिक देखभाल के साथ इसे भी बदला जा सकता है। LGBTQIA+ सेल का होना आवश्यक हो सकता है। अधिकांश देशों में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाना आवश्यक है। लेकिन अब ये सोच के देखिए, अगर 2033 तक हम अधिक व्हीलचेयर सुलभ इमारतों के साथ घिरे होंगे, शॉपिंग मॉल्स, मनोरंजन पार्क्स में भी व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी मौजूद होगी। उम्मीद करते हैं कि ब्रेल का अधिक व्यापक उपयोग, वहीं हमारे आसपास सांकेतिक भाषा में संवाद कर रहे लोग भी होंगे। अधिक से अधिक विकलांग लोग अपना सिर ऊंचा करके काम कर रहे होंगे और कमा रहे होंगे, और कम से कम विकलांग व्यक्तियों को अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इन सभी सकारात्मकताओं के बीच ये भी उम्मीद की जा सकती है कि समलैंगिक विकलांग लोग अधिक दिखाई देंगे, जीवन में वे अच्छा करेंगे और समलैंगिक और विकलांग जन दोनों ही समुदायों में चुप नहीं रहेंगे। होमोफोबिक, ट्रांसफोबिक और समर्थवादी लोग अभी भी आसपास होंगे ही, लेकिन आजकल की दुनिया में उन्हें हाशिए पर धकेल दिया जा रहा है। एक दशक बाद शायद हम बैठकर वार्ता पत्रों के पन्नों पर विभिन्न लेखकों द्वारा दी गई भविष्यवाणियों की तुलना कर रहे होंगे और ये भी देख रहे होंगे कि इनमें से कितनी भविष्यवाणियां 100% सच हुई हैं। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं NAAI माने के नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से सभी दिव्यांग जनों के लिए कौशल प्रतियोगिताएं माने के स्किल कॉम्पिटिशन्स के लिए पंजीकरण के आमंत्रण पे अधिक जानकारी। दोस्तों, सभी दिव्यांगजनों को दिव्यांगजनों के लिए NAAI ओलंपिक्स कौशल प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ओलंपिक्स दिव्यांगजनों के लिए अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए कौशल प्रतियोगिताएं होती हैं, माने के स्किल कॉम्पिटिशन्स। इन्हें भारत में नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया NAAI नई दिल्ली द्वारा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का चयन करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो फिर हर 4 साल में एक बार आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, NAAI 2027 में आयोजित होने वाली अगली 11वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स व्यावसायिक कौशल प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभाशाली दिव्यांगों के चयन का नया चक्र शुरू करने जा रही है। इसके लिए क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं का पहला चक्र 2023-2024 के दौरान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी अधिक जानकारी। ये क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं कहां पर और कौन सी तिथियों को ली जाएंगी? उत्तर क्षेत्र प्रतियोगिताएं 8 और 9 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम, दिल्ली, NCR में ली जाएंगी। पश्चिमी क्षेत्र की प्रतियोगिताएं 11 और 12 जनवरी 2024 को गोवा में ली जाएंगी, लेकिन ये स्थान बदला भी जा सकता है। दक्षिण क्षेत्र के लिए प्रतियोगिताएं अप्रैल या मई के महीने में 2024 में ली जाएंगी। पूर्वी क्षेत्र के लिए जून या जुलाई में 2024 में ये प्रतियोगिताएं ली जा सकती हैं। इन दोनों ही क्षेत्रों के लिए अभी भी स्थान पूरी रूप से निश्चित नहीं किया गया है। इसी के साथ मध्य क्षेत्र के लिए जुलाई या अगस्त के महीनों में 2024 में MP के जबलपुर में क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं ली जाएंगी। इसे भी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। दोस्तों, आइए सुनते हैं कि ओलंपिक्स प्रतियोगिताओं के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पहले चक्र के लिए जिन 21 कौशल श्रेणियों का चयन किया गया है वे कौन सी है। इसमें शामिल है क्राफ्ट्स यानी शिल्प, सर्विसेज यानी सेवाएं, हॉस्पिटैलिटी आतिथ्य,
ICT, इसके बाद एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई, ड्रेस मेकिंग बेसिक, पोशाक बनाना बुनियादी प्रतियोगिता, बेकरी या ब्रेड मेकिंग, क्रिएटिंग वेब पेजेस बनाना, क्रोशिया का काम, टेलरिंग या सिलाई का काम, कुकिंग या खाना पकाना व्यक्तिगत कार्य, शब्द संसाधन माने वर्ड प्रोसेसिंग, पेंटिंग यानी चित्रकारी, ज्वेलरी मेकिंग यानी आभूषण बनाना, पैटिसरी और कॉन्फेक्शनरी, डेटा प्रोसेसिंग बेसिक, MS एक्सेल और एक्सेस, वेस्ट रीयूज माने अपशिष्ट का पुनः उपयोग करना, ड्रेस मेकिंग एडवांस माने पोशाक निर्माण उन्नत, इसके बाद रेस्टोरेंट सर्विसेज रेस्टोरेंट सेवा, फोटोग्राफी आउटडोर, फ्लोरल अरेंजमेंट यानी पुष्प सज्जा, फोटोग्राफी स्टूडियो, चरित्र डिजाइनिंग यानी कैरेक्टर डिजाइनिंग या एनिमेशन, पोस्टर डिजाइनिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। दोस्तों आइए अब जानते हैं NAAI एबिलिम्पिक्स कौशल प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण करने हेतु PWD उम्मीदवार के मानदंडों के बारे में। PWD उम्मीदवार की आयु 16 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए। कोई भी ऊपरी आयु सीमा नहीं है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्ति को पंजीकृत किया जा सकता है, बशर्ते वे बाहरी सहायता के बिना अपनी रुचि की कौशल की श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो। इसी के साथ कोई भी शैक्षणिक योग्यता महत्वपूर्ण नहीं मानी जाएगी। प्रत्येक उम्मीदवार अपनी पसंद की केवल एक ही श्रेणी में पंजीकरण कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया आप संपर्क कर सकते हैं ईमेल द्वारा info@xn-abilimpicIndia-njb.org पर। याद रहे info@ABLYMPISINDIA-njb.org पर, या फिर आप लिख सकते हैं ईमेल ict.trainer@abilimpicsindia.org पर। याद रहे ict.trainer@ABLYMPICSINDIA.org पर। याद रहे उम्मीदवार पंजीकरण करते समय यदि लागू हो तो फॉर्म में अपने संगठन और NGO का नाम भी लिख सकते हैं। उम्मीदवार को पंजीकरण के लिए एक गूगल लिंक से फॉर्म भरना होगा और ये लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं ईमेल द्वारा, या फिर आप विजिट करें www.abilimpicsindia.org। याद रहे ABILYMPICSINDIA.org। दोस्तों आइए अब सुनते हैं खबर कानून व्यवस्था से जुड़ी। हमारी कानूनी व्यवस्था अनेक चुनौतियों से दबी हुई है, जिनमें प्रचुर मात्रा में दस्तावेज, अपर्याप्त न्यायाधीश और अपर्याप्त अदालती बुनियादी ढांचा शामिल है। दोस्तों ये बाधाएं न केवल सक्षम वकीलों की प्रभावशीलता में बाधा डालती है, बल्कि विकलांग वकीलों के लिए और भी बड़ी चुनौती पेश करती हैं। हालांकि केवल ये तथ्य कि ये मुद्दे आज भी मौजूद हैं और हमारे न्यायाधीशों को भी भारी कार्यभार का सामना करना पड़ता है, विकलांग वकीलों को उचित आवाज देने से इनकार करने का बहाना नहीं बन सकते। समावेशिता को बढ़ावा देने और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए उनकी अनूठी जरूरतों को पहचानना और उसे संबोधित करना जरूरी है। हमारी राय में समावेशन और उचित आवाज के मूल्यों के साथ न्याय निर्णयन का समावेश विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र माने UN के कन्वेंशन 2006 के अनुच्छेद 13 द्वारा गारंटीकृत न्याय तक पहुंच के अधिकार पर आधारित है। इस अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए न्याय तक पहुंच पर एक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत और दिशा निर्देश 2020 को अपनाया है। उसी का सिद्धांत 7.1 अन्य बातों के साथ साथ ये बाध्य करता है कि न्याय तक समान पहुंच के अधिकार के लिए जरूरी है कि विकलांग व्यक्तियों को भाग लेने का अवसर मिले। विकलांगों को सीधे न्याय प्रक्रिया में शामिल करने के लिए राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के न्याय प्रणाली में न्यायाधीश, वकील, अभियोजक, गवाह, ज्यूरी सदस्य, विशेषज्ञ और अदालत के अधिकारी के रूप में काम करने में सक्षम हो।
विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ स्पष्ट गारंटी प्रदान करते हैं। धारा 2Y उचित आवास को परिभाषित करती है और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के समान आनंद या प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उचित संशोधनों की आवश्यकता पर जोर देती है। हालांकि विकलांग वकीलों को अदालती कार्रवाई में सार्थक और प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, न्यायाधीशों को विकलांग वकीलों की विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। न्यायाधीशों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी मामले में सभी दस्तावेज विकलांग वकील को सुलभ प्रारूप में उपलब्ध कराए जाएं और अदालत की रजिस्ट्रियों को इस अभ्यास को आगे बढ़ाने के लिए सुसज्जित किया जाए। निर्णय के कई पहलू गैर मौखिक संकेतों पर निर्भर करते हैं, जैसे सहमति व्यक्त करने के लिए सिर हिलाना या अन्य न्यायाधीशों के साथ जानकारी का आदान प्रदान करना। इन कार्यवाहियों को मौखिक रूप से बताना और ये सुनिश्चित करना कि दृष्टिबाधित वकील उन्हें समझ सके महत्वपूर्ण है। इन वकीलों के साथ सक्रिय रूप से संवाद और समायोजन करके न्यायाधीश एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जो समान भागीदारी को बढ़ावा दे। विकलांग वकीलों के अधिकारों को मान्यता देना और अदालती कार्रवाई में उचित आवाज प्रदान करना न केवल कानून के अनुपालन का मामला है, बल्कि अधिक न्याय संगत और उचित कानूनी प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। सक्रिय रूप से समावेशिता को अपनाकर हम अपनी अदालतों को निष्पक्षता के गढ़ में बदल सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी वकील अपनी विकलांगता के कारण पीछे न रह जाए। सभी को याद रहे कि एक वकील व्हील चेयर में भी उतना ही प्रभावी हो सकता है अगर उसे सही समय पर पुस्तकालय और आवश्यक संसाधनों तक जरूरी पहुंच मिल सके। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। सुनेंगे कुछ जॉब अलर्ट्स। हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय में व्यावसायिक सहायक के रूप में दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक पद आरक्षित किया गया है। इसके लिए योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर्स डिग्री के साथ किसी विश्वविद्यालय या अनुसंधान प्रतिष्ठान या केंद्रीय या राज्य सरकार या PSU और अन्य स्वायत्त निकाय के पुस्तकालय में संबंधित क्षेत्र में 2 साल का अनुभव, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री और किसी विश्वविद्यालय अनुसंधान प्रतिष्ठान केंद्रीय राज्य सरकार या फिर PSU और अन्य स्वायत्त निकाय के पुस्तकालय में संबंधित क्षेत्र में 3 साल का अनुभव। दोस्तों, इसके लिए कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान माने कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस जरूरी है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन और नेटवर्किंग में PG डिप्लोमा या PGDCA या समकक्ष उम्मीदवार भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा है 35 वर्ष। पूरी जानकारी के लिए आप विजिट करें हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की एम्प्लॉयमेंट नोटिस को, या फिर आप अपना आवेदन भेज सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के तहत भी, जिसके लिए आप जाएं cuhnt.samarth.edu.in पर। याद रहे, एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट है 26 अगस्त 2023। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जॉब अलर्ट की तरफ, जो आता है भारत सरकार संचार मंत्रालय डाक विभाग की ओर से, माने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स। यहाँ पर डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के रूप में कम दृष्टि के लिए 199 पदों की रिक्तियां भरी जानी हैं। आइए सुनते हैं इसके लिए राज्यवार रिक्तियों का विवरण, माने कि स्टेट वाइज पोस्ट। आंध्र प्रदेश में 5, असम में 2, बिहार में 18, छत्तीसगढ़ 7, गुजरात 10, जम्मू कश्मीर 3, झारखंड 1, कर्नाटक 6, केरल 6, मध्य प्रदेश 18, महाराष्ट्र 16, उत्तर पूर्व 7, ओडिशा 11, राजस्थान 17, तमिलनाडु 22, उत्तर प्रदेश 19, उत्तराखंड 4, पश्चिम बंगाल 16, तेलंगाना 5। दोस्तों, आइए इसके लिए जानते हैं योग्यता या क्वालिफिकेशन। भारत सरकार, राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित गणित और अंग्रेजी विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में अध्ययन किया होना चाहिए। इसमें कक्षा 10वीं तक उत्तीर्ण होने का यानी माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। GDS की सभी अनुमोदित श्रेणियों के लिए एक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होगी। आवेदक को कम से कम माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में स्थानीय भाषा का अध्ययन होना जरूरी है। अन्य योग्यताओं में शामिल है कंप्यूटर का ज्ञान, साइकिल चलाने का ज्ञान, आजीविका के पर्याप्त साधन। दोस्तों, इसके लिए आवेदन आप केवल इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in पर कर सकते हैं। याद रहे, INDIAPOSTGDSONLINE.gov.in पर। आवेदन की अंतिम तिथि है 24 अगस्त 2023। इसके बाद रिक्तियों की बारी है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए या मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए। परिवीक्षाधीन अधिकारी माने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स या प्रबंधन प्रशिक्षक यानी मैनेजमेंट ट्रेनीज के रूप में दृष्टिबाधितों के लिए 31 पद इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS परीक्षा आयोजित कर रहा है। भाग लेने वाले बैंक और पदों की संख्या है: बैंक ऑफ इंडिया 2 पोस्ट, कैनरा बैंक 5, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 20, पंजाब नेशनल बैंक 2, पंजाब एंड सिंध बैंक 2। योग्यताएं हैं: सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में डिग्री या स्नातक होना जरूरी है। भारत या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष योग्यता। उम्मीदवार के पास वैध मार्कशीट होनी चाहिए। डिग्री प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वो पंजीकरण के दिन स्नातक है और ऑनलाइन पंजीकरण करते समय स्नातक में प्राप्त अंकों का प्रतिशत इंगित करना चाहिए। दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको आवेदन शुल्क भरना पड़ेगा, जो है 175 रुपए। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको जाना होगा IBPSonline.ibps.in पर। याद रहे, IBPSonline.ibps.in
www.ibps.in पर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 21 अगस्त 2023। संपूर्ण विवरण के लिए विजिट करें www.ibps.in पर। NAB दिल्ली एक अग्रणी गैर सरकारी संगठन है जो शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से दृष्टिबाधित और बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए काम करता है। NAB दिल्ली दृष्टिबाधित लोगों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण और डिजिटल लाइब्रेरी सहित अपनी कई ICT हस्तक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस ट्रेनिंग के लिए पात्रता। न्यूनतम 12वीं कक्षा स्नातक को प्राथमिकता दी जाएगी। दृष्टिबाधितों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण पर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम, दिल्ली में रहना आवश्यक है या फिर स्थानांतरित होने के लिए इच्छुक होना चाहिए। NAB दिल्ली जैसे संगठनों में काम करने का अनुभव एक अतिरिक्त लाभ होगा। दृष्टिबाधित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडेटा ईमेल द्वारा helpline@nabdelhi.in यानी helpline@nabdelhi.in पर साझा करें। याद रहे, इसके लिए लास्ट डेट है 25 अगस्त 2023। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ऑफलाइन साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। दोस्तों, आइए अब प्रोग्राम में सुनते हैं भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में। भारत में भले ही कंपनियों की बढ़ती हुई संख्या सकारात्मक कार्रवाई को अपना रही है और विकलांग कार्यबल को काम पर रखने के लिए प्रतिबद्ध है, फिर भी भारत के शीर्ष कॉर्पोरेट्स में प्रति 1000 कर्मचारियों पर केवल 3 विकलांग व्यक्ति ही हैं। ये एक विश्लेषण से पता चला है। निफ्टी की 50 घटक कंपनियों द्वारा अपने वार्षिक खुलासे के हिस्से के रूप में रिपोर्ट किए गए नवीनतम कार्यबल डेटा के अनुसार इन 50 कंपनियों में से केवल 5 में 1% से अधिक विकलांग लोग मौजूद हैं, जिनमें से 4 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियों में टाइटन के पास विकलांग लोगों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, ये 1% है। ITC आधे प्रतिशत से भी कम के साथ दूसरे स्थान पर है। विशेषज्ञ कॉर्पोरेट भारत में दिव्यांग जनों के कम प्रतिनिधित्व के लिए कई कारणों को जिम्मेदार मानते हैं, जिनमें से आवश्यक योग्यता वाले उम्मीदवारों के एक छोटे से समूह और रिक्तियों के साथ प्रतिभा की पहचान करने में कठिनाइयों से लेकर दिव्यांग लोगों तक पहुंच और स्वागत योग्य कार्य का वातावरण प्रदान करने में कंपनियों की असमर्थता शामिल है। NTPC के पूर्व मानव संसाधन निदेशक सप्तर्षि रॉय, जिन्होंने बिजली क्षेत्र में करीब 4 दशक बिताए हैं, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए दिव्यांग कोटा पूरा करने के रास्तों में कई चुनौतियां थी। एक तो PWD उम्मीदवारों की संख्या सीमित थी, फिर विरासत संबंधी मुद्दे भी थे। वर्षों से NTPC जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बड़ी संख्या में कार्यबल मौजूद है और इसमें विकलांग लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम था। दोस्तों, आइए अब ये खबर सुनते हैं छात्रवृत्ति के बारे में। एक एजुकेशनल टेक फर्म स्किल आर्बिट्रेज ने 200 विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजाइन की गई पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति के कार्यक्रम के बारे में मीडिया में जानकारी साझा की है। छात्रवृत्ति के कार्यक्रम का अनावरण करते हुए उन्होंने बताया है कि इसका लक्ष्य अपने अपस्किलिंग पाठ्यक्रमों में दाखिला लेना है। ये पाठ्यक्रम प्रतिभागियों को स्थानीय निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सुरक्षित करने और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जैसे देशों में दूरस्थ फ्रीलांस संभावनाओं का पता लगाने के लिए सशक्त बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। मीडिया में साझा की गई एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने पर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC से संयुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त किया जा सकता है। उद्योग विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया अपस्किलिंग पाठ्यक्रम सामग्री लेखन, वित्त अनुपालन माने कंटेंट राइटिंग और फाइनेंस, कंप्लायंस, स्टार्टअप जर्नलिस्ट भूमिकाएं, रणनीतिक मानव संसाधन माने स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, लेखांकन और बही खाता जैसे अन्य क्षेत्रों में उच्च मांग वाली दक्षता प्रदान करने के लिए तैयार है। ये उल्लेख विज्ञप्ति में किया गया है।
इस स्कॉलरशिप के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को या तो सरकार द्वारा जारी विकलांगता कार्ड या विकलांगता का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है। विज्ञप्ति के अनुसार छात्रवृत्ति का आवंटन सख्ती से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 200 विकलांग शिक्षार्थियों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों, खबर आती है उड़ीसा से। यहाँ पर राज्य सरकार ने अपने 5T हाई स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम को विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए स्कूलों तक विस्तारित करने का निर्णय ले लिया है। अपने स्वयं के स्कूलों के अलावा सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण 5T पहल के तहत उन विशेष स्कूलों के परिवर्तन के लिए रूपरेखा तैयार कर रहा है जो गैर सरकारी संगठनों के स्वामित्व वाली किराए की इमारतों में चल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्कूल और जन शिक्षा विभाग के तहत खुर्दा और संबलपुर में 4 विशेष स्कूल कार्यरत है, जिनमें 352 छात्रों की संख्या और 49 शिक्षण कर्मचारी मौजूद है। इसी तरह 31 ऐसे स्कूल्स हैं जिन्हें SSEPD विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। ये 31 स्कूल वर्तमान में 853 शिक्षकों की मदद से 6,436 दिव्यांग छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि SSEPD द्वारा स्कूल और जन शिक्षा विभाग से पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर सरकारी भवनों और क्रॉस भवनों में कार्यरत सभी 4 स्कूलों के परिवर्तन कार्य को शुरू करने का अनुरोध किया गया है। पायलट आधार पर गंजम जिले के अम्बापुआ में ब्लाइंड स्कूल और डेफ स्कूल को 5T योजना के तहत बदल दिया गया है। ऐसे स्कूलों के लिए परिवर्तन योजना में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, सहायक उपकरण, शिक्षण अधिगम सामग्री और जीवन कौशल शिक्षा का विकास शामिल होगा। इसके अलावा प्रत्येक विशेष स्कूल में एक विकलांगता विशिष्ट मॉडल मौजूद होगा और बौद्धिक विकलांगता और सेरेब्रल पाल्सी के लिए स्कूलों के मामले में परिवर्तन मॉडल एक अलग तरीके से तैयार किया जाएगा। चिकित्सीय और संवेदी एकीकरण जैसे हस्तक्षेपों को परिवर्तन मॉडल का हिस्सा बनाया जाएगा। दोस्तों, आइए अब आपको ले चलते हैं केरल से आ रही इस खबर की ओर, जहां पर NIA की विशेष अदालत ने एक प्रोफेसर का एक हाथ काटे जाने के मामले में दोषी ठहराए गए 6 लोगों में से 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी PFI के कथित सदस्य हैं। घटना का मुख्य आरोपी सवाद अब तक फरार है। पुलिस के मुताबिक आरोपित B.Com की सेमेस्टर परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में प्रोफेसर की कथित अपमानजनक धार्मिक टिप्पणियों को लेकर उनकी जान लेना चाहते थे। दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की स्पेशल कोर्ट ने प्रोफेसर TJ जोसेफ का हाथ कलाई से काटने के मामले में अब प्रतिबंधित PFI के 6 कार्यकर्ताओं में से 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस घटना को एक आतंकवादी कृत्य करार दिया है। इसके लिए दोषी किसी भी तरह की नरमी के पात्र नहीं माने जा रहे। अदालत ने बुधवार को इन्हें इस मामले में अलग अलग आरोपों में दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश अनिल के भास्कर ने मुवत्तुपुझा के सजिल उम्र 42 वर्ष, अलुआ के MK नसर उम्र 55 और कंडुंगलूर के नजीब उम्र 47 वर्ष को जुर्माने के अलावा आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि बाकी 3 आरोपियों नौशाद, मोइदीन और अयूब को 3-3 साल की कैद सुनाई गई है। NITA कोर्ट ने बुधवार को दूसरे सप्लीमेंट्री चार्जशीट के आधार पर 6 आरोपियों को इस अपराध का दोषी घोषित किया है, जबकि 5 अन्य को बरी कर दिया। कोर्ट ने आरोपियों को मुआवजे के तौर पर 4-4 लाख रुपए देने को भी कहा है। इस बीच मामले का मुख्य आरोपी सवाद अभी भी फरार है और NIA ने मामला बंद नहीं किया है। दोस्तों, जोसेफ ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सजा की मात्रा पर विशेषज्ञों ने प्रतिक्रिया देनी है, मुझे नहीं। दोषियों के संबंध में मुझे लगता है कि उन्होंने सही काम किया है, क्योंकि ये उनकी विचारधारा है और इसमें बदलाव होना जरूरी है। खुद को दी गई पुलिस सुरक्षा और मुआवजे की राशि पर जोसेफ ने पलटवार करते हुए कहा कि अब मुझे सुरक्षा मिल गई है, लेकिन उस समय मैंने पुलिस को 3 बार सूचित किया था कि मुझे धमकियां मिल रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई।
मुआवजे के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिम्मेदार है और उन्हें इसे देना ही होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किससे लिया गया हो। दोस्तों, आपको बता दें कि ये मुकदमा 2013 में शुरू हुआ था, जब पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई थी। इसमें 38 आरोपी थे। 2 साल बाद 13 को दोषी ठहराया गया था। तो दरअसल कैसे हुई थी ये घटना? ये घटना है 4 जुलाई 2010 की, जब महात्मा गांधी विद्यालय से संबद्ध ईसाई अल्पसंख्यक संस्थान न्यूमन कॉलेज थोट्टुपुज़ा में मलयालम के प्रोफेसर जोसेफ अपने परिवार के साथ रविवार की सामूहिक प्रार्थना के बाद लौट रहे थे। हथियारबंद लोगों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और उनका हाथ कलाई से अलग कर दिया। लेकिन इस मामले पर सुनवाई होते होते हाल ही में ये सजा सुनाई गई है। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं सुष्मिता सेन की नई वेब सीरीज के बारे में। सुष्मिता सेन अपने लव और रोमांटिक रोल्स से एक अलग एक्टिंग के नए कलेवर के साथ पिछले कुछ समय से दर्शकों पर हावी हो रही हैं। आर्या में जबरदस्त परफॉर्मेंस और तारीफों के बाद सुष्मिता सेन अब नई वेब सीरीज ताली के साथ हाजिर है। ये वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म्स पर दस्तक दे चुकी है और इसी के साथ लोग इसे लेकर ट्विटर पर अपना रिव्यू भी दे रहे हैं। लोगों को सुष्मिता की ये सीरीज काफी पसंद आ रही है और वे तारीफ करते नहीं थकते। दोस्तों, 15 अगस्त को रिलीज हुई वेब सीरीज ताली को अभी 3 ही दिन गुजरे हैं और फैंस ट्विटर पर सुष्मिता सेन की इस वेब सीरीज के रिव्यू के लिए उतर चुके हैं। अब तक लोगों ने इसे लेकर पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं। इस शो में सुष्मिता सेन ने गौरी नामक एक ट्रांसजेंडर का रोल निभाया है। शो के प्रोमो से ही सुष्मिता ने अपने लुक और हाव भाव से हर किसी का ध्यान खींच लिया है। इस शो में श्री गौरी की जर्नी और लाइफ दिखाई गई है, जो गणेश से गौरी में बदल चुकी है। गौरी सावंत को उनके समुदाय वाले भगवान की तरह मानते हैं, जिन्होंने न सिर्फ ट्रांसजेंडर्स को उनकी एक अलग पहचान दिलवाई है, बल्कि उनके हितों के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी है। गौरी ने उन्हें समाज की मुख्यधारा और भारत की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में थर्ड जेंडर को जोड़ने का शानदार काम किया है। इस सीरीज की तारीफों में लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। सुष्मिता सेन के इस सीन को देखकर वाकई रोंगटे हो गए खड़े। Acting of Sushmita Sen is always mesmerizing to watch, but this scene and her acting literally gave me goosebumps. एक व्यक्ति ने कहा है कि क्या सुष्मिता सेन अपनी जनरेशन की सबसे शानदार कलाकारों में से एक है, तो जवाब होगा हाँ हाँ हाँ। दोस्तों, अर्जुन सिंह बरन और करतब बी निशानदार द्वारा प्रोड्यूस इस शो का निर्देशन नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर रवि जाधव ने किया है। क्षितिज पटवर्धन की लिखी इस कहानी में सुष्मिता सेन के अलावा नितेश राठौर, अंकुर भाटिया, कृतिका देव, ऐश्वर्या नारकर, विक्रम भाम और अनंत महादेवन जैसे कई कलाकार मौजूद है। ये वेब सीरीज 15 अगस्त को ही जियो सिनेमा पर रिलीज हो चुकी है। दोस्तों, डिसेबिलिटी राइट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा ड्रैग ने विकलांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचे के संबंध में विधानसभा में सत्तारूढ़ सरकार के कथित भ्रामक बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष एल्विनो डी साने, पर्यटन मंत्री रोहन खोंटे, परिवहन मंत्री माउविन गुडीनो और समाज कल्याण मंत्री सुभाष फलदेसाई पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हम विकलांगता के मामलों पर गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह करने वाले मंत्रियों पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। खोंटे ने कहा कि गोवा में 24 समुद्र तट विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ है, जबकि तथ्य ये है कि केवल एक ही समुद्र तट तक पहुंच दी गई है। एल्विनो डीसा ने गुढ़ीनों के इस दावे का भी जिक्र किया, जहां पर उन्होंने कहा था कि 63 कदम्बा बसेस विकलांगों के लिए सुलभ है, जो वास्तविकता में केवल 20 बसेस हैं। एसोसिएशन ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के कार्यान्वयन के बारे में सदन के पटल पर फलदेसाई के बयान को भी खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि अधिनियम लागू होने के लिए नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है। विकलांग व्यक्तियों के संवेदनशील मामलों पर सदन में मंत्रियों के इन झूठे और गैर जिम्मेदाराना बयानों ने गोवा में विकलांग व्यक्तियों की भावनाओं को आहत किया है, क्योंकि गोवा में कई विकलांग लोग पहुंच की कमी के कारण शिक्षा या रोजगार के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते।
और इससे राज्य का नाम खराब हुआ है। इसलिए झूठी जानकारी से सदन को गुमराह करने के लिए मंत्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। एसोसिएशन ने विधायकों द्वारा विकलांग या दिव्यांग शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई है और तर्क दिया है कि ये शब्द अपमानजनक है और 2016 में गोवा सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। सदन और विधायकों को दिव्यांगों का जिक्र करते समय ऐसे शब्दों के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी जानी चाहिए। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं इंदौर शहर से, जहां से ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने सुसाइड कर लिया है। युवक साइबर ठगी की शिकायत करने लगा था, लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट ही नहीं लिखाई। सुसाइड के इस केस के चलते लापरवाही बरतने वाले SI आमोद को उनके पद से हटाया गया है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक नगरी इंदौर शहर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के रहने वाले दिव्यांग युवक ने पुलिस कर्मी की प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड कर लिया। युवक का नाम है मोहन पाल, जो चाय की दुकान चलाता था। इस मामले में एक ASI को भी निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों, दरअसल मोहन साइबर ठगी का शिकार हो गया था। इसकी शिकायत करने के लिए वो कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचा था। वहां से उसे DCP के पास भेजा गया। DCP ऑफिस में तैनात पुलिस कर्मियों ने उसे द्वारकापुरी थाने भेजा। अपनी शिकायत लेकर दिव्यांग मोहन द्वारकापुरी थाने जा पहुंचा, जहां SI ने अपशब्द कहकर उसे थाने से भगा दिया। इसके बाद WhatsApp पर मैसेज लिखकर इस दिव्यांग युवक ने सुसाइड कर ली। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र स्थित आकाश नगर के रहने वाले दिव्यांग मोहन पाल ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। फांसी लगाने से पहले उन्होंने WhatsApp पर मैसेज लिखा था कि वो SI के व्यवहार से काफी दुखी है। इसके बाद उन्होंने फंदा लगा लिया। जानकारी के मुताबिक मोहन के साथ किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन फ्रॉड किया था। दिव्यांग मंगलवार को शिकायत लेकर कलेक्टर जन सुनवाई पहुंचा था। वहां उसे DCP राजेश सिंह के पास भेजा गया और फिर यहां से उसे द्वारकापुरी थाने भेजा गया, जहां पर मोहन जब पहुंचा तो ड्यूटी पर तैनात SI ने मोहन के साथ बुरा बर्ताव किया। SI ने पूछा कि जन सुनवाई में तुम क्यों गए थे। जन सुनवाई में जाने की बात को लेकर पुलिस कर्मी ने दिव्यांग के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, जिसके चलते इस युवक ने आत्महत्या कर ली है। दोस्तों, इस मामले में एडिशनल DCP अभिनय विश्वकर्मा और ACP जुनी इंदौर दिशेश अग्रवाल ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एडिशनल DCP ने बदसलूकी करने वाले SI आमोद उइके को निलंबित करके लाइन अटैच कर दिया है। अब खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से। यहाँ पर जिले में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र मामले में 3 शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इन तीनों शिक्षकों ने ग्वालियर के जिला अस्पताल से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया था, जो जांच में फर्जी पाया गया, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना ने कार्रवाई करते हुए तीनों शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। दरअसल ये मामला है प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में ऐसे कई शिक्षक थे जिन्होंने दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल की थी। खास बात यह है कि ये दिव्यांग प्रमाण पत्र भिंड, मुरैना और ग्वालियर जैसे जिलों से बनवाए गए थे। इसके बारे में आयुक्त लोक शिक्षण को शिकायत मिली थी कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर कई लोगों ने दिव्यांगों का हक मार लिया है और नौकरियां हासिल कर ली हैं। आयुक्त लोक शिक्षण अनुभा श्रीवास्तव ने मुरैना कलेक्टर को दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के शुरुआती जांच में ही मुरैना जिला अस्पताल से जारी किए गए 70 दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, जिसके बाद इन सभी 70 अभ्यर्थियों पर मुरैना के सिटी कोतवाली में FIR दर्ज की गई। इसके अलावा मुरैना जिले में पदस्थ 19 दिव्यांग शिक्षक भी संदेह के दायरे में आ गए। इन शिक्षकों ने जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाए थे, उनकी जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान जून के महीने में मुरैना जिले में पदस्थ 4 दिव्यांग शिक्षकों के दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी भी पाए जा चुके हैं। उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी AK पाठक ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है।
जबकि 3 दिव्यांग शिक्षकों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र ग्वालियर जिला अस्पताल में जांच के बाद फर्जी पाए गए। इस बात की जानकारी मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना ने सोमवार को फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाने वाले 3 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया। कुल मिलाकर मुरैना जिले में अब तक 7 शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है। दोस्तों, खबर प्रयागराज से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश में स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसी अवसर पर प्रयागराज के उड़ान स्कूल के दिव्यांग बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति के गीतों पर दिव्यांग बच्चे थिरक रहे थे। इससे पहले छावी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी मोहम्मद समीर इस्लाम ने कार्यालय और क्षेत्र के सभी स्कूलों में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर छावनी बोर्ड के सदस्य विनोद कुमार वाल्मीकि, हंसराज और आदि मौजूद रहे। दोस्तों, खबर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने दिव्यांगजनों के रियायती प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पोर्टल शुरू किया है। इसकी सहायता से दिव्यांगजन प्रक्रियाओं को घर बैठकर ही पूरा करके अपना रेल रियायती प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए मंडल कार्यालय पर आने की जरूरत नहीं होगी। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन की इस प्रक्रिया में सबसे पहले प्रार्थी को रेलवे की वेबसाइट divyangjanid.indianrail.gov.in पर माने divyangjanid.indianrail.gov.in पर लॉगिन करके स्वयं को रजिस्टर करना होगा। इसके बाद एक निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर प्रार्थी अपना रियायती टिकट प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने विकलांग अस्थायी शिक्षकों के ट्रांसफर को रोकने के लिए वीसी को लिखा पत्र। 2033 तक विकलांग लोग और ट्रांसजेंडर्स के लिए कैसे बदलेगी दुनिया। समावेशी अदालती कार्रवाई के लिए विकलांग वकीलों के लिए उचित आवास सुनिश्चित करना है जरूरी। सुनेंगे कुछ जॉब अलर्ट्स। बड़ी बड़ी भारतीय कंपनियों में विकलांग लोगों की संख्या है बहुत ही कम। स्किल आर्बिट्रेज देता है 200 विकलांग व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति। ओडिशा में विशेष स्कूलों के लिए जल्द ही 5T परिवर्तन योजना। प्रोफेसर का हाथ काटने वाले 3 PFI कार्यकर्ताओं को उम्र कैद, जानेंगे पूरा मामला। सुष्मिता सेन की ताली पर बज रही हैं जमकर तालियां। विकलांगता के मामले पर विधानसभा को गुमराह करने के लिए मंत्रियों की आलोचना। इंदौर में पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर दिव्यांग युवक ने की आत्महत्या। मुरैना में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर कर रहे थे सरकारी नौकरी, छोटी से चूक से हो गया भेद का खुलासा। हाथ में